नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश प्रजापति केआर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे ही दोस्तों आप सभी को पता है कि आपकी यूपी बोर्ड की डेट शीट आ चुकी है, जिसमें आपका 16 फरवरी को हिंदी का पेपर है। तो आज इस वीडियो में आपके लिए हिंदी की सभी समस्याओं का हल करने वाला हूं। यदि आपने अभी तक हिंदी में कुछ भी नहीं पढ़ा हो, आपने अभी तक कुछ भी नहीं देखा, तो मैं आपको इस वीडियो में हिंदी के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को बताने वाला हूं। और सबसे पहले हम इस वीडियो में जो आपकी बोर्ड की कॉपी आती है, आपको उसमें जो एंट्री मिलती है, आपको वो एंट्री किस प्रकार फिल करनी है। सबसे पहले मैं आपको बोर्ड की कॉपी फिल करनी बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको अपनी बोर्ड की कॉपी में किस प्रकार काम करना है, जिससे कि आपकी बोर्ड की कॉपी एक अलग ही कॉपी दिखे। मतलब जैसे टीचर आपकी कॉपी चेक करने बैठे तो आपकी कॉपी में एक अलग ही अट्रैक्शन हो और तुरंत आपको टीचर अच्छे से अच्छे नंबर प्रोवाइड करे। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको अपनी बोर्ड की कॉपी किस प्रकार लिखनी है, जिससे कि आप मेरी तरह 90+ नंबर आसानी से ला सकते हैं। और इसी वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आपके हिंदी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आपको वो कौन से याद करने हैं। जैसे कि आपके गद्य और पद्य के क्वेश्चन आंसर आने हैं, गद्यांश और पद्यांश की व्याख्या वगैरह आती हैं, लेखक के जीवन परिचय, कवि के जीवन परिचय, संस्कृत व्याख्या, व्याकरण वगैरह, मतलब A to Z आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं कि आपको कौन सा टॉपिक याद करना है, जिससे कि आपको बोर्ड में मिल जाए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि आपको बोर्ड की कॉपी एंट्री आपको किस प्रकार फिल करनी है। देखिए, ये रही हमारी बोर्ड की कॉपी। आपकी बोर्ड की कॉपी इस प्रकार आनी है। तो मैं आपको ये बता देता हूं कि आपकी ये एंट्री किस प्रकार आपको फिल करनी है। तो देखिए, अब हम समझते हैं कि एंट्री किस प्रकार। देखिए दोस्तों, ये हमारी बोर्ड की डेमो कॉपी है। हमारी बोर्ड की कॉपी जो है बिल्कुल सेम इस तरह आती है। ये आप सभी के लिए मैंने तैयार करवाई है। तो देखिए, आपको मैं सबसे पहले इसमें बोर्ड की कॉपी में जो हमारी एंट्री होती है, इनको फिल करना बता देता हूँ कि आपको ये जो एंट्री है ये फिल किस तरह करनी है। तो देखिए, यहाँ पर नंबर 1 पर हमसे पूछा गया है कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। नंबर 2, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। तो आपको जो प्रवेश पत्र मिलेगा, जो आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, आपको उसमें एक रोल नंबर दिया हुआ होगा, आपको इसमें वो फिल करना है। तो जैसे ही आप मेरे पास एक पिछले साल का पेपर है, तो देखिए उसका ही रोल नंबर है 2225276579। तो यहाँ अंकों में तो हमारा ये वाला रोल नंबर डल जाएगा 2225276579। तो हमारा अंकों में तो ये वाला रोल नंबर डल गया। उसके बाद हमें यही रोल नंबर शब्दों में डालना है। तो देखिए, बहुत से बच्चे तो इस तरह करते हैं कि इसको काउंट करते हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, कि 2 अरब 22 करोड़ 52 लाख 76,579। लेकिन आपको इस तरह नहीं लिखना। आपको सीधे सीधा कि जिस तरह लिखूंगा आपको उसी सीरियल नंबर में लिख देने हैं। 2 2 2 5 2 7 6 5 7 9। सबसे पहले हमको ये रोल नंबर लिखना है कि हमारा जो अनुक्रमांक अंकों में है और ये अनुक्रमांक शब्दों में। ये आपको एडमिट कार्ड में मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर हमसे पूछा गया है विषय। तो हमारा विषय क्या है? सामान्य हिंदी। तो हम यहाँ पर विषय में डाल देंगे सामान्य हिंदी। उसके बाद हमसे पूछा गया प्रश्न पत्र। तो इस प्रश्न पत्र में आपको कुछ नहीं लिखना, सिर्फ लिखना केवल। उसके बाद प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। तो जो आपको आपका पेपर मिलेगा उसमें देखो आपको इस तरह यहाँ पर एक कोड दिया हुआ होगा 302 DQ। तो ये जो कोड लिखा हुआ आपको यहाँ पर ये लिख देना है 302 ब्रैकेट में DQ। उसके बाद हमसे पूछा गया है कि परीक्षा का दिन क्या है। तो आपका जिस दिन में पेपर होगा, सोमवार, मंगल, बुध, तो आप इसमें वो लिख देंगे। उसके बाद परीक्षा तिथि एवं पाली। जिस भी डेट में आपका पेपर होगा यहाँ पर डेट आ जाएगी पाली। या तो आपका सुबह की मीटिंग में होगा तो फर्स्ट पाली, शाम की मीटिंग में होगा सेकंड पाली। केंद्र का नाम, जिस भी सेंटर पे आपका पेपर होगा उसमें एडमिट कार्ड में लिखा हुआ होगा, यहाँ पर उस सेंटर का नाम डल जाएगा। तो इस तरह सबसे पहले हमें बोर्ड की कॉपी में भी एंट्री फिल करनी है। रोल नंबर, अनुक्रमांक, अंकों में, शब्दों में, विषय, प्रश्न पत्र में केवल, प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, जो भी हमारा यहाँ पर कोड होगा। उसके बाद परीक्षा दिन, जिस दिन भी आपका पेपर होगा, परीक्षा तिथि एवं पाली, जिस भी डेट में आपका पेपर होगा, और पाली फर्स्ट या सेकंड, केंद्र का नाम, जिस सेंटर पर आप। देखिए, मैंने आपको बोर्ड की कॉपी में एंट्री फिल करनी बता दी है। एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूं। आपका सबसे पहले देखिए, इसमें पूछा गया परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। तो जो मैंने अभी आपको बताया था, ये पेपर में जो आपका रोल नंबर लिखा हुआ था, आपको ये रोल नंबर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पूछा है शब्दों में, तो ये जो लिखा हुआ आपको इसी को शब्दों में लिख देना है। यहाँ आपका विषय आ जाएगा, प्रश्न पत्र, और जो आपके पेपर पर कोड था वो आ जाएगा, परीक्षा दिन, परीक्षा तिथि एवं पाली, केंद्र का नाम। अब हम आगे समझते हैं कि आपको ये बोर्ड की कॉपी के अंदर जो आपका काम करना है, आपको जो बोर्ड की कॉपी आएगी उसमें आपको उसमें बोर्ड की कॉपी में अंदर किस प्रकार लिखना है, जिससे कि आपकी कॉपी देखते टीचर आपसे तुरंत इंप्रेस हो जाए। तो चलिए देखते हैं कि हमें बोर्ड की कॉपी में अंदर किस प्रकार अपना काम करना है।
तो दोस्तों मैंने आपको ये बोर्ड की कॉपी फिल करनी तो समझा ही दी है। अब हम आगे देखते हैं कि हमारा जो हिंदी का पेपर का पैटर्न है, वो हिंदी का पेपर हमारा किस तरह आता है। ये हमारा लास्ट ईयर का हिंदी का पेपर है। मैं आपको इसमें बताऊंगा कि आपका हिंदी का पेपर किस तरह आता है, आपको कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर के लिए मिलता है, आपको कौन सा क्वेश्चन पहले करना है। तो सबसे पहले हम हिंदी का पेपर का पैटर्न समझ लेते हैं। उसी के बाद में इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आपको ये हिंदी का पेपर किस तरह करना है, जो आपकी कॉपी एक अलग कॉपी दिखे। मतलब आपकी कॉपी सभी बच्चों से एक अलग ही कॉपी हो, और जब टीचर आपकी कॉपी चेक करे तो उस पर अलग ही इफेक्ट जाए, जो आप मेरी तरह 90+ नंबर आसानी से ला सकते हो। मैं इस वीडियो में आपको एक अलग ही तरीका बताऊंगा कि आपको बोर्ड में किस तरह लिखना है, जो आपकी कॉपी एक अलग ही कॉपी दिखे, जो आप मेरी तरह 90+ नंबर आसानी से ला सकते हैं। बस आपको करना क्या है, मेरे द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों का अच्छे से पालन करना है। मैं आपको इस वीडियो में एक एक स्टेप करके आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह कौन सा क्वेश्चन किस तरह लिखना है, किस तरह आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है, जिससे टीचर आपकी कॉपी देखते तुरंत ही आपको अपॉन टू अपॉन नंबर आसानी से दे दे। उसके बाद इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमारे हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर कौन से हैं, जिसमें चाहे हमारे गद्य के क्वेश्चन आंसर हो, पद्य के क्वेश्चन आंसर हो, गद्यांश पद्यांश, लेखक का जीवन परिचय हो, कवि का जीवन परिचय हो, संस्कृत, व्याकरण, रस, छंद, अलंकार, सभी क्वेश्चनों के मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बताऊंगा आपको, और उसके साथ में आपको उन सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी दूंगा। ये मैंने देखो लास्ट ईयर एक हिंदी के नोट्स तैयार करे हैं, ये देखिए, इसमें ये हिंदी के नोट्स में आपके गद्य पद्य के क्वेश्चन आंसर, उसके बाद ये पद्य के गद्यांश पर पहचान, जीवन परिचय वासुदेव शरण अग्रवाल, ये आपके देखिए आपको जो भी चाहिए नोट्स में बिल्कुल, इसमें नोट्सों में 30 पेज हैं, और आपके इसमें A to Z सभी तरह के नोट्स तैयार हैं, जिसमें गद्य पद्य के क्वेश्चन आंसर, गद्यांश पद्यांश की पहचान, लेखक के जीवन परिचय, कवि की जीवन परिचय, इसमें आपको सभी चीज मिल जाएगी। यदि आपको ये नोट्स चाहिए तो देखिए आपकी स्क्रीन पर ये व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं और आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। तो देखिए अब मैं आपको समझा देता हूँ कि आपका ये हिंदी का पेपर का पैटर्न किस तरह आएगा। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपके हिंदी के पेपर में खंड क और खंड ख आते हैं। उसमें भी खंड क में जो आएंगे नंबर 1 पर गद्य के क्वेश्चन आंसर आएंगे। उसके देखो 5 क्वेश्चन होंगे क पॉइंट, उसके बाद ख ग घ ड़, ये पहले क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन हो गए गद्य के क्वेश्चन आंसर। उसके बाद दूसरे नंबर पर भी 5 पॉइंट होंगे, 5 क्वेश्चन आंसर, ये हो गए पद्य के तुम्हारे। तो 5 नंबर के हमारे गद्य के क्वेश्चन आंसर, 5 नंबर के पद्य के क्वेश्चन आंसर, तो 10 नंबर का काम तो हमारा ये हो गया। उसके बाद नंबर 3 पर हमारा आता गद्यांश। अब गद्यांश भी देखिए आपको इस तरह के गद्यांश मिलता है, और उसमें नीचे 5 क्वेश्चन होते हैं, जो आपके 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे। आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर करने के लिए 2 नंबर प्रोवाइड होंगे। तो इसमें देखिए आपके 2 आते हैं, 2 में से आपको एक करना होता है, चाहे तो आप इसे करिए या आप इसे करिए। यहाँ बीच में देखिए अथवा लिख रहा है ना, तो 5 क्वेश्चन आपको चाहे तो इसके करने हैं या इसके करने हैं। उसके बाद नंबर 4 पर हम देखते हैं, जिस तरह वो गद्यांश का था इसी तरह नंबर 4 पर हमारा आएगा पद्यांश का क्वेश्चन आंसर। इसमें भी हमारे 2 आते हैं, और इसमें भी 5 क्वेश्चन होते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर हमें मिलते हैं। तो 10 नंबर का हमारा काम ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के क पर आता हमारा लेखक का साहित्यिक परिचय। उनकी कृतियों का उल्लेख भी करना होता है। इसमें हमें 3 मिलेंगे, 3 में से हमें कोई सा भी एक करना है। 3 नंबर हमें साहित्यिक परिचय के मिलेंगे और 2 नंबर हमें उनकी रचनाओं के लिए मिलेंगे। तो ये 5वीं के क पर तो होगा लेखक का जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय, और 5वीं के ख पर मिलेगा हमें कवि का साहित्यिक परिचय। इसमें भी हमें 3 पॉइंट मिलते हैं, और इसमें भी 3 में से हमें सिर्फ एक करना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पर जो हमें मिलेगा पंचलैट अथवा बहादुर कहानी का सारांश, अथवा ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी का उद्देश्य। मतलब यदि आप कहानी करना चाहते हो तो आपको पंचलैट या बहादुर में से करनी है, अथवा ध्रुव यात्रा बहादुर कहानी का उद्देश्य। तो कुल मिला के इन चारों में से भी हमें सिर्फ एक करना होता है। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि इन 2 में से एक करना है और इन 2 में से एक करना है, जबकि ऐसा नहीं है। इन चारों में से हमें सिर्फ एक करना है। तो आप कहानी करोगे तो इन दोनों में से एक करनी है, और यदि उद्देश्य करना चाहते हो तो इन दोनों में से एक करना। तो इस प्रकार आपको इन चारों पॉइंट में से सिर्फ एक पॉइंट करना है, ठीक। उसके बाद नंबर 7 पर जो आता है हमारा देखिए स्वैपटिक खंड काव्य। इस खंड काव्य में हमें सबसे पहले ढूंढना है रश्मिरथी। जहां भी हमारा रश्मिरथी लिखा हो हमें वहां पहुंचना है। तो देखिए हमारा ये रहा रश्मिरथी। इसमें हमारे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी आपको सिर्फ सबसे पहले ढूंढना रश्मिरथी। तो देखिए रश्मिरथी हमारा ये रहा। अब रश्मिरथी में भी हमारे 2 आते हैं कि रश्मिरथी खंड काव्य के पंचम स्तर की कथा लिखिए, अथवा रश्मिरथी खंड काव्य के आधार पर कृष्ण का चरित्र। तो इन दोनों में से भी हमें सिर्फ एक करना है। सबसे पहले हमें इसमें छाटनी है रश्मिरथी, उसमें भी हमें 2 क्वेश्चन मिलेंगे, और उन 2 क्वेश्चनों में से भी सिर्फ हमें सिर्फ एक करना है, चाहे तो आप सर्ग करिए या कृष्ण का चरित्र करिए। तो ये हमारा इस तरह खंड क कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद हमारा शुरू हो जाता है खंड ख।
अब खंड ख में देखिए नंबर 8 के क पर आता है सबसे पहले संस्कृत का गद्यांश। तो इसमें सबसे पहले हमें संदर्भ लिखना होता है और उसके बाद ये जो संस्कृत है इसके हमें हिंदी कन्वर्ट करनी है। तो इसमें देखिए 2 आते हैं और इस 2 में से भी सिर्फ हमें 1 करना है। तो ये तो 8वें के क में संस्कृत का गद्यांश हो गया। उसके बाद 8वें के ख पर जो आता है संस्कृत का श्लोक मांस हो या आप इसे पद्यांश बोल सकते हो। इसमें भी आपको 2 मिलेंगे और इन 2 में से सिर्फ 1 करना है। 8वें के क पर 2 आएंगे, उसमें से 2 में से 1 करना है और ख में से भी 2 में से सिर्फ हमें 1 करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं हमारे मुहावरे। अब मुहावरे भी देखिए हमें 4 मिलते हैं, इन 4 में से सिर्फ हमें करना है 1। जो भी आपको अच्छे से याद है, जिस मुहावरे का आपको अर्थ और वाक्य प्रयोग दोनों पता है, आप उसमें से कोई से भी कर सकते हैं। 2 नंबर का हमारा ये आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 के क पर जो आते हैं वो आते हैं संधि विच्छेद। और संधि विच्छेद में देखिए कविंद्र है, जैसे इसके हमें 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो जो भी 4 ऑप्शन में से आपको ठीक लगे आपको उसका आंसर दे देना है। तो हमारे जो संधि विच्छेद है इस प्रकार 3 आते हैं, सेकंड और थर्ड। तो आपको ये तीनों ही करने होते हैं और हमें साथ में ऑप्शन इसमें मिल जाते हैं। उसके बाद इसके ख पॉइंट पर 2 आते हैं, ये हमारे विभक्ति और वचन वाले होते हैं। इन दोनों में से आपका जो ऑप्शन ठीक हो ये आपको हमें दोनों करने हैं, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पर शब्द युग्म आएंगे 2, हमें ये दोनों करने हैं 1-1 नंबर के, ये भी हमारे ऑप्शन वाले होते हैं। उसके बाद ख पर आना है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ। इन 3 में से कोई सा भी एक क्वेश्चन के हमें 2 शब्द लिखने हैं, जिसे बोलते हैं पर्यायवाची शब्द बोल सकते हैं, जैसे मित्र का, दल का, किसी का भी, आपको जिसका भी पता हो 2 पर्यायवाची इनके हमें लिखने हैं। उसके बाद ग गमले पर आने हमारे एक शब्द का चयन करिए, जो ईश्वर में विश्वास करता हो, आस्तिक, जैसे इसी तरह इसके 2 क्वेश्चन होंगे हमारे, जो गलत कार्य के लिए हट करे, तो ये हमें दोनों करने हैं। उसके बाद घ पर जो आना है निम्नलिखित 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो हमें देखिए 4 क्वेश्चन मिलेंगे, इन 4 में से हमें 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। मतलब हमारे देखो अशुद्ध वाक्य लिखा हुआ है, इसको हमें शुद्ध करके लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 के ख ग पर हमारे आने रस, छंद, अलंकार। 2 रस आएंगे, 2 छंद आएंगे, 2 अलंकार। तो 2-2 में से हमें सिर्फ 1 करना है, उसकी परिभाषा लिखनी और साथ में उदाहरण, ठीक। तो देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पर जो आना है वो आना हमारा प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र। अब वो किसी भी टॉपिक पर हो सकता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ कृषि यंत्रों की दुकान खोलने के लिए किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए जिसमें ऋण की मांग की गई हो, अथवा नैतिक लिपिक के पद पर अपनी नियुक्ति के लिए किसी विद्यालय के प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए। तो इसके लिए आपको कोई ज्यादा ऐसे इसकी तैयारी करनी नहीं है, आपको ये तो बेसिक नॉलेज है, जो भी आपको पता हो इसके बारे में लिख दीजिए, बस आपको इसका अच्छे से फॉर्मेट पता होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पर आपको लिखना किसी एक पर अपनी भाषा शैली पर निबंध। तो इसमें देखिए आपके 5 आएंगे, उन 5 में से कोई सा भी आपको 1 करना है जिसका आपको अच्छे से निबंध आता हो। तो देखिए ये तो हमारा हो गया हिंदी के पेपर का पैटर्न। अब इसी पेपर के पैटर्न को मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार अपनी बोर्ड की कॉपी में लिखना है, जिससे आप टीचर को अच्छे से इंप्रेस कर सके और आप अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। तो देखिए अब मैं आपको बताता हूं कि आपको ये बोर्ड की कॉपी में किस तरह इनको लिखना है। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि आपको हिंदी का पेपर बोर्ड की कॉपी में किस तरह सॉल्व करना है। और जिस तरह मैं आपको ये बोर्ड का पेपर सॉल्व करना बता रहा हूँ, आपको ये सिर्फ हिंदी का ही नहीं, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के हो, हिंदी हो, अकाउंट हो, बिजनेस हो, या इकोनॉमिक्स हो, या इंग्लिश हो, या आपके पास ज्योग्राफी, एनी अदर आपके पास कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको इसी तरह आपको बोर्ड की कॉपी में सॉल्व करना है। तो देखिए मैं आपको सबसे पहले 2-3 बातें बता देता हूँ, आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपकी राइटिंग साफ होनी चाहिए। जितनी अच्छी आपकी राइटिंग होगी उतने ही अच्छे आपको नंबर प्रोवाइड होंगे। और आपको पता भी है आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा बोनस के रूप में मिलने लग गया है राइटिंग के लिए। तो आप देखिए सबसे पहले बोर्ड के लिए आपकी राइटिंग साफ होनी चाहिए। दूसरा, कहीं भी आप कटिंग छटिंग काट छाट ना करें। यदि कहीं मिस्टेक भी हो जाए तो हल्का सा कट लगा दीजिए, आप उसमें कलर शैडो मत न करने लगिए कि उसे काटते ही रहें। और तीसरी बात, स्टार्टिंग का जो काम है आपका बोर्ड की कॉपी में, स्टार्टिंग के आपके जो 3-4 पेज हैं वो तो आपको बहुत ही अच्छे से करने हैं। मतलब कहने का मतलब ये है उन 3-4 पेजों में आपको बहुत अच्छी तरीके से राइटिंग होनी चाहिए, और जो 3-4 पेज का काम है आपका वो आपका बिल्कुल ठीक होना चाहिए। मतलब आपके जो 3-4 पेज होंगे उसमें कहीं भी आपकी कटिंग ना हो, कहीं भी आपकी मिस्टेक ना हो, और आपको टीचर उन 3-4 पेज पर अच्छे से अच्छे नंबर देके जाए। तो आपका जो 3-4 पेज का अच्छा काम होगा, टीचर वहीं से इंप्रेस हो जाएगा कि हाँ बच्चे को आता है। तो जब टीचर का आप स्टार्टिंग में राइट पर हाथ चलवाएंगे तो आगे तक भी उसका जो है राइट पर ही हाथ चलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने शुरू में इस पर रॉन्ग लगवा दिया तो आगे उसका माइंड सेट हो जाएगा कि तो पढ़ बेकार है, बच्चा पढ़ने वाला नहीं है। तो जैसे ही आपने शुरू में उसका काम बिगड़वा दिया और उसका रॉन्ग पर हाथ चल गया तो आगे तक का भी आपका काम खराब हो जाएगा। तो इसलिए आपको अपनी बोर्ड की कॉपी में 3-4 पेज का तो बहुत ही अच्छे से काम करना है।
तो देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये किस तरह लिखना है। सबसे पहले हमारा खंड क्या आता है हिंदी में, तो आपको ये ब्लैक स्केच से, हाँ आप ब्लैक स्केच लेके जा सकते हो, ब्लू पेन, ब्लैक पेन एंड ब्लैक स्केच और एक स्केल। इसके अलावा ज़्यादा कुछ मत लेके जाइए, ब्लू ब्लैक पेन और एक ब्लैक स्केच। हेडिंग वगैरह अच्छे से डालने के लिए आप ब्लैक स्केच से डाल सकते हो। उसके बाद आंसर वगैरह आप इस तरह लिख सकते हो। तो सबसे पहले हमारा क्या है, खंड कै, तो हमें भी क्या लिखना है, खंड कै। उसके बाद आप यहाँ इसे आउटलाइनर कर सकते हो। ठीक, सबसे पहले जो भी आपका खंड कै जो भी है आप सबसे पहले उसमें ये डाल दीजिए। उसके बाद अब हम जो क्वेश्चन करना शुरू कर रहे हैं वो कर रहे हैं पहले क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ डालेंगे हम प्रश्नोत्तर संख्या 1। सबसे पहले खंड कै, उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 1। अब 1 का भी जो है हम कै, खे, गे, घेड़ है, उन 4-5 क्वेश्चन का हम आंसर कर रहे हैं, तो 5 पॉइंट लिख दीजिए, कै, खे, गे, घेड़ है, एक लाइन छोड़ छोड़कर। उसके बाद जो इनके हमारे आंसर हैं वो आंसर का नंबर डाल दीजिए। जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन है कि वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति है, तो इसमें हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए सेकंड, और जो इसका आंसर है माता भूमि। ठीक है, सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 1 का कै पॉइंट, उसका कौन सा आंसर है, सेकंड माता भूमि। उसी तरह इसके खे पॉइंट का कौन सा आंसर है, तीसरा बिल्लेसर बरका रेहा। गे गमले का आंसर कौन सा है, फर्स्ट का मेरे विचार। उसी तरह अग्नि की उड़ान पुस्तक के रचनाकार कौन है, नंबर 4 APJ अब्दुल कलाम। फणीश्वर रात रेणु की कृति ठुमरी किस विधा पर आधारित है, तो इसका ऑप्शन 3 ठीक है, कहानी। ठीक, उसी तरह हम आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए हमारे प्रश्नोत्तर संख्या 2, तो आपको हेडिंग डाल देनी है प्रश्नोत्तर संख्या 2। उसी तरह सेम इसमें भी करना है, कै, खे, गे, घेड़ है, और उन 5 क्वेश्चन का जो भी हमारा आंसर ठीक हो। जैसे कै का क्या है, थर्ड पॉइंट, तो थर्ड आ जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। जो भी इनके आंसर हैं, जैसे खे का है मैथिली शरण गुप्त की महाकाव्यात्मक कृति है, तो इसका चौथा ऑप्शन ठीक है, तो नंबर 4 साग्य। तो इसी तरह आपको ये लिख देने हैं। उसके बाद देखिए आगे हमारा जो आता है प्रश्नोत्तर संख्या 3। अब प्रश्नोत्तर संख्या देखिए 3 में जो आते हैं हमारे गद्यांश के 2 आते हैं, तो सबसे पहले आपको ये डाल देना है कि प्रश्नोत्तर संख्या हमारा 3 है ये। अब 3 में जो है हमारे ये 2 है कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है। अब आप ये वाला कर रहे हैं या ये वाला कर रहे हैं, तो इसमें देखिए क्वेश्चन तो ऐसे डल रहा है, तो आप इसमें लिखेंगे क्या, तो आपको करना क्या है, यदि आप ये वाला कर रहे हैं या ये वाला कर रहे हैं, तो आप इसका डैश डैश करके बता दीजिए कि हम ये वाला स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे देखिए मैंने ये लिखा है कि भूमि का निर्माण डैश 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 पहचानना आवश्यक धर्म है। ठीक है, जो भी आप करना चाह रहे हैं, यदि ये करना चाह रहे हैं तो ये लिख दीजिए, ये भूमि का निर्माण डैश पहचानना आवश्यक धर्म है। यदि आप ये करना चाहते हैं कि भगवान बुद्ध ने, तो ऐसे आप इसमें लिख दीजिए डैश करके लास्ट का पैसेज लिख दीजिए। तो इसमें देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 3 में जो हमारे 5 क्वेश्चन आते हैं, क्या क्वेश्चन है कि भूमि का निर्माण किसने किया है और वह कब से है। तो इन क्वेश्चनों की आपको कोई तैयारी नहीं करनी होती, आपको ये ऊपर के 5 क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 क्वेश्चन को आपको ऊपर से ही आंसर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर हमारी ये जो लाइन बनी हुई है, इनको हमें अपने शब्दों में इनकी व्याख्या करनी है। उसके बाद नंबर 5 क्वेश्चन होता है कि गद्यांश के पाठ और शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। मतलब ये जो है हमारा भूमि का निर्माण देवों ने किया है, तो कौन से पाठ का है और इसके लेखक कौन है, हमें वो बताना है। तो जैसे हमारा क्या क्वेश्चन है कि भूमि का निर्माण किसने किया और वह कब से है, तो हमें देखिए पहली लाइन में लिख रहा है कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है और वह अनंत काल से है। तो हम इसमें लिख देंगे कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है और यह अनंत काल से है। तो देखिए आगे देखते हैं इसमें कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है, तो आपको ये ऊपर ही मिल जाएगा। तो यहाँ लिख रहा है कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। तो आप इसमें आंसर लिख देंगे यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। ऐसे आपको गे का आंसर कर देना कि पार्थिव और आद्यपान शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो आपको यहाँ ऊपर से ही मिल जाएगा। और यहाँ हमसे पूछा है चौथे क्वेश्चन में कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये जो आपके यहाँ जो लाइन बनी हुई है, आपको इनकी व्याख्या अपने शब्दों में करनी है। ऐसा कुछ नहीं है आपको बिल्कुल डिक्टो मॉडल में से याद करके बिल्कुल वही लिखनी है। बस एक बार अच्छे से समझ लीजिए इसमें बोलना क्या चाह रहा है और उसी के ऊपर आप लिख दीजिए। जैसे यहाँ लिख रहा है कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है, तो इसी के ऊपर आपको जो समझ में लिख दीजिए कि जो राष्ट्रीय विचारधारा पृथ्वी से संबंध नहीं होती वह आधारहीन होती है और उसका अस्तित्व अल्प समय में ही समाप्त हो जाता है। इसके ऊपर आपको 3, 4, 5 लाइन जो भी आपके समझ में आप उसके ऊपर लिख दीजिए। ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल डिक्टो आपको वही करना है। सबसे मेन काम आपके लिए इसका जो होता है गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। यदि आपका ये ठीक है तो आप मान के चलिए आपके 10 में से 9 नंबर 10 नंबर पक्के हैं। यदि आपका ये पाठ का नाम और लेखक का नाम ही गलत है तो टीचर का माइंड सेट हो जाएगा, जब बच्चे को पाठ का नाम और लेखक का नाम ही नहीं पता तो इसको पता क्या होगा। तो सबसे मेन काम आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम पता होना चाहिए। तो जैसे इसमें देखिए भूमि आ रहा है, तो जहां भी भूमि आ जाए तो वो हमारा होता है राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का। तो उसका पाठ का शीर्षक क्या है, राष्ट्र का स्वरूप।
और उसके लेखक कौन है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। इसके लिए मैंने आपको भी जो नोट्स दिखाए थे उसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ, यदि हमारे ये शब्द आ जाए तो इस चैप्टर का है, यदि ये शब्द आए तो इस चैप्टर का है। तो उन नोट्सों में बहुत अच्छे तरीके से पहचान वगैरह सब लिखा हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखते हैं। तो देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 4 में जैसे हमसे पूछे हैं, इसमें भी हमारे 2 आएंगे, ये 2 हैं। यदि आपको ये वाला आता है तो आप ये वाला लिख दीजिए, इसका पता है तो आप इसको कर दीजिए, लेकिन आप बता दीजिए आप कौन सा करना चाहते हैं। जैसे हम इस वाला कर रहे हैं तो हमने देखिए बता दिया है कि मेरे प्यारे नवजल डैश 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 जा न विश्राम लेना। तो आप जो भी करना चाहते हैं आप इस तरह डैश डैश करके बता दीजिए कि हम ये वाला कर रहे हैं। फिर जैसे मैंने अभी आपको गद्यांश के बताए थे 5 क्वेश्चन आंसर ऊपर से छाट के करने, ऐसे हमारा सेम काम यही है। जैसे इसमें पहले क्वेश्चन में पूछा है कि संदेश प्रेषिका ने नव जलद से कंज से नेत्र वाले शब्द किसके लिए प्रयोग किया है। तो जब आप इसको याद करेंगे, इसमें देखिए श्याम भी आ रहा है, कृष्ण जी आ रहा है, तो ये किसके ऊपर है? पूरा चैप्टर कृष्ण जी के लिए ही है। तो देखिए संदेश प्रेषिका ने नव जलद से कंज से नेत्र वाले शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? श्री कृष्ण जी के लिए किया है। ठीक, ऐसे सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि मधुवन जाकर किसने कोई संदेश नहीं भेजा। तो मधुवन गया कौन था? कृष्ण जी। कृष्ण जी ने कोई संदेश नहीं भेजा, तो मधुवन जाकर श्री कृष्ण ने कोई संदेश नहीं भेजा। ऐसे हमसे तीसरा पूछा है कि बावली और अल्प शब्दों का अर्थ लिखिए। तो बावली का अर्थ होता है पागल और अल्प का अर्थ होता है थोड़ा। ठीक, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जैसे हमारे यहाँ 2 लाइनों की लाइन आ रहा है, इनके हमें व्याख्या करनी है अपने शब्दों में कि ज्यों ही मेरा भवन तज तो अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली शोभा कितनी मंजू कुंजी मिलेगी। तो इसके ऊपर जो आपको समझ में आए आप 3-4 लाइन आराम से लिख दीजिए। जैसे इसमें बोला है कि राधिका पवनदूतिका से कहती है कि जैसे ही मेरा घर त्याग कर तो थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, तुझे अत्यंत सुंदर तथा सुखद अनेक कुंजें दिखाई देंगी। फिर उसी प्रकार इसमें 5वें में हमसे पूछा है कि गद्यांश से संबंधित कविता का शीर्षक तथा उसके रचयिता का नाम। तो कविता का शीर्षक हमारा पवनदूतिका है, रचयिता का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इनकी भी पहचान हमारी उसमें नोट्सों में लिखी हुई है। ठीक है, यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज करके मेरे से नोट्स ले सकते हैं। तो देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्नोत्तर संख्या 5 का क्या पॉइंट है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि प्रश्नोत्तर संख्या 5 का क्या, जो भी हम कर रहे हैं। अब इसमें भी हमारे देखिए 3 पॉइंट है कि वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, एपीजे अब्दुल कलाम। आप इसमें से जो भी करना चाहते हैं तो आप उसे बता दीजिए कि हम फर्स्ट कर रहे हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। सबसे पहले आपको लिखना है कि प्रश्नोत्तर संख्या 5 का क्या, उसमें भी हम कौन सा कर रहे हैं? फर्स्ट वासुदेव शरण अग्रवाल। यदि आप सेकंड करना चाहते हैं तो सेकंड डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब आपको इसमें करना क्या है, आपसे पूछा जाता है इसमें साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाएं। अब आपको लिखना तो इसका साहित्यिक परिचय। तो देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यहां लिखना है जीवन परिचय एक दृष्टि में। सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे हम जीवन परिचय एक दृष्टि में। तो इनकी जीवन परिचय को हम छोटे रूप में थोड़ा सा इनके बारे में बता देंगे कि इनकी जन्म सन क्या है 1904, जन्म स्थान क्या है मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम, मृत्यु सन क्या है 1967 ईस, शिक्षा क्या है इनकी एमए तथा पीएचडी। प्रमुख रचनाएं भी हमसे पूछी थी, हमने रचनाएं भी शुरू में ही बता दी कि पृथ्वीपुत्र, माताभूमि, कला और संस्कृति। भाषा क्या आएंगे, अग्रवाल जी की भाषा शुद्ध और परिष्कृत खड़ी बोली है। जब आप एग्जाम में इस तरह जीवन परिचय लिख देंगे शुरू में ही, आगे भी आपको लिखना तो है, जैसे मैंने देखा आगे लिखा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, जब आप शुरू में ही इस तरह सब उनके बारे में बता दिया। अब वासुदेव शरण अग्रवाल के बारे में हमने देखिए जन्म बता दिया, जन्म स्थान, मृत्यु, उनकी शिक्षा, रचनाएं, भाषा, सब कुछ तो हमने पहले बता दिया। लेकिन जब आगे आपको लिखना तो है, आगे आप लिखेंगे भी, लेकिन जब टीचर की यहाँ नजर जाएगी तो वो आगे देखेगा ना, तुरंत आपको इसी पर 5 नंबर दे देगा। आपका जीवन परिचय 5 नंबर का आना है, 3 नंबर का साहित्यिक परिचय, 2 नंबर की रचनाएं। तो हमारी देखिए रचनाएं भी होगी, उनके साहित्य के बारे में होगा, उनका जीवन के बारे में होगा। आगे आपको लिखना है इस तरह बिल्कुल हेडिंग डालने पहले साहित्यिक परिचय और उनके साहित्य के बारे में, जो भी इनकी रचनाएं, जन्म सन, मृत्यु सन, उनके बारे में लिख दिया। उसके बाद इनके बारे में थोड़ी सी इनकी विशेषताएं लिख देंगे, इनकी मुख्य पुरातत्व में ही इन्होंने अपने विषय बनाया, इनकी रचनाएं क्या है, कृति हेडिंग डाले, इनकी डॉक्टर अग्रवाल जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। तो देखिए सबसे पहले हमसे पूछा गया था साहित्यिक परिचय। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय और उनके साहित्य के बारे में, जन्म सन, मृत्यु सन, उनके बारे में हमें जो पता है वो लिख दीजिए। उसके बाद हेडिंग डालेंगे हम कृतियां कि अग्रवाल जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी आपको रचनाएं पता है 3, 4, 5 आप लिख दीजिए आराम से। लेकिन जो आपने पीछे लिखा है, बस टीचर हल्की सी नजर मारेगा कि हाँ आपने आगे लिखा है या नहीं, लेकिन जब वो पीछे देखेगा आपने उसको जन्म सन, मृत्यु सन, उनकी रचनाएं सब आपने बता दिया, तो तुरंत 5 नंबर का आपको पूरे 5 नंबर ही देके जाएगा। जिस तरह मैं आपको ये स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, जिस तरह मैंने ये लिखकर आपको बताया, आपको बोर्ड की कॉपी में सेम ऐसे ही करके आना, तो गारंटेड आप बिल्कुल 90 से ऊपर नंबर ले जाएंगे हिंदी में मेरी तरह।
जिस तरह मैं आपको ये बोर्ड की कॉपी सॉल्व करके बता रहा हूं कि आपको इस तरह लिखना है, इस तरह हेडिंग डालनी है, इस तरह ब्लैक स्केच से ये करना है, जिस तरह मैंने आपको बताया है इसी तरह यदि आप करते हैं तो गारंटेड आप 90+ नंबर आसानी से लेकर आएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। अब आ जाता हमारा प्रश्नोत्तर संख्या 5 का ख। तो हम हेडिंग डाल देंगे कि प्रश्नोत्तर संख्या 5 का ख। जो हमने पीछे कराई वो तो थी लेखक का जीवन परिचय और ये है हमारा कवि का जीवन परिचय। इसमें भी आपको पहले देखना है कि आप कौन सा करना चाहते हैं। जैसे हम करना चाहते हैं कि सेकंड महादेवी वर्मा, तो हम ये लिखेंगे सेकंड महादेवी वर्मा। और जिस प्रकार मैंने भी आपको लेखक का जीवन परिचय बताया इसी तरह आपको यहाँ करना है कि जीवन परिचय एक दृष्टि में, उनकी जन्म सन, जन्म स्थान, माता का नाम, शिक्षा, उपाधि, रचना, मृत्यु सन। मतलब जो भी आपको महादेवी वर्मा के बारे में पता है आप शुरू में ही उनके बारे में लिख दीजिए। आगे भी आपको सेम उसी तरह लिखना है, पहले साहित्यिक परिचय और फिर रचनाएं। तुरंत आपको 5 नंबर का 5 नंबर ही मिलेंगे बिल्कुल। ये देखिए महादेवी वर्मा का हेडिंग डालेंगे पहले साहित्यिक परिचय, उनके साहित्य के बारे में लिख दिया। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि पीड़ा की गायिका अथवा आधुनिक युग की मीरा के नाम से प्रसिद्ध श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के सुप्रसिद्ध नगर फर्रुखाबाद में हुआ था। आपको ध्यान रखना जिस तरह मैंने लिखा, और सबसे मेन ध्यान रखना कि राइटिंग साफ हो। जितनी अच्छी राइटिंग होगी उतने ही अच्छे नंबर आपको प्रोवाइड होंगे। यदि आपकी राइटिंग बेकार है तो आप राइटिंग पर ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि सबसे मेन है आपके लिए राइटिंग। तो जिस तरह देखिए मैंने साहित्यिक परिचय, उसके बाद हेडिंग डालेंगे कृतियाँ, उनके बारे में कृतियाँ लिख दीजिए। ये देखिए जितने भी आपको पता है 4-5 उनके बारे में रचनाएं लिख दीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 6। अब देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 6 में मैंने जब आपको बताया था पीछे पेपर का पैटर्न, इसमें हमारे देखिए कहानी आती है कि पंचलैट अथवा बहादुर कहानी का सारांश, अथवा ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी का उद्देश्य। तो इसमें हमें करना है उद्देश्य। आप कहानी करोगे, कहानी 2-3 पेज की करोगे फिर भी आपको 5 नंबर ही मिलने हैं। इससे अच्छा तो आप उद्देश्य करिए, 4-5 लाइन 6 लाइन में खत्म करिए, जल्दी भी काम हो जाएगा और फिर भी आपको 5 नंबर मिलने हैं और जल्दी भी याद होगा। तो इसमें हमें ढूंढना है कि उद्देश्य कहाँ है। तो देखिए हमारा उद्देश्य ये रहा कि ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी का उद्देश्य, इन दो में से हमें सिर्फ एक करना है। तो पहले प्रश्नोत्तर संख्या 6 डालेंगे, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि बहादुर कहानी का उद्देश्य। अब एक लाइन आप एक्स्ट्रा अपने पास से लिख दीजिए कि बहादुर प्रसिद्ध कहानीकार श्री अमरकांत द्वारा रचित एक मनोवैज्ञानिक और चरित्र प्रधान कहानी है। कि बहादुर कहानी किसने लिखी है? अमरकांत जी ने लिखी है। तो इसी से टीचर को पता चल जाएगा कि हाँ बच्चे को यही पता है कि बहादुर कहानी किसने लिखी है? अमरकांत जी ने। आगे आप कहानी के ऊपर लिख देंगे 4-5 लाइन जो भी आपको पता है। इसमें भी आपको सेम यही काम करना है जिस तरह मैंने करा है। और ये हमारी इस तरह कहानी आपको लिख देनी है 4-5 लाइन की। उसके बाद आता है हमारा प्रश्नोत्तर संख्या 7। ठीक, अब प्रश्नोत्तर संख्या 7 में जो खंड काव्य है इसमें आपको सबसे पहले ढूंढना है रश्मिरथी, जहां भी आपका रश्मिरथी हो। तो देखिए हमारा गे गमला पर रश्मिरथी है, तो सबसे पहले हमें इसमें लिख देना है कि प्रश्नोत्तर संख्या 7 का कौन सा कर रहे हैं हम? गे पॉइंट। ठीक, अब उसमें भी देखिए 2 है इसमें रश्मिरथी खंड काव्य। तो सबसे पहले हमने हेड डाल दिया कि रश्मिरथी खंड काव्य है। अब इसके अंदर भी हमारे 2 क्वेश्चन आते हैं कि रश्मिरथी खंड काव्य के पंचम सर्ग अथवा रश्मिरथी खंड काव्य के आधार पर किस संघ का चरित्र चित्रण, या तो हमें पंचम सर्ग करना है या कृष्ण जी का चरित्र चित्रण करना है। तो हम कर रहे हैं यहाँ पर पंचम सर्ग। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि पंचम सर्ग। अब इसमें पेपर में सिर्फ आपसे पूछा जाता है कि तृतीय सर्ग, पंचम सर्ग या सप्तम सर्ग या द्वितीय सर्ग। उसमें ये नहीं बोलेगा कि आपको करना कौन सा है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि पंचम सर्ग में किसके बारे में लिखा है। जैसे यहाँ देखिए मैंने लिखा है कि पंचम सर्ग डैश करके माता की विनती। अब है तो पंचम सर्ग में माता की विनती और कर दिया आपने किसी और के ऊपर, जैसे कर दिया आपने मान लो कर्ण की दानवीरता। तो पूछा तो था पंचम सर्ग और आपने कर दिया कर्ण की दानवीरता, तो तुरंत टीचर आगे पढ़ेगा भी नहीं, वहीं काट देगा, क्योंकि पूछा तो है इसने माता की विनती के बारे में और लिखा है आपने कर्ण की दानवीरता के बारे में। तो आपके तुरंत वहां आपका क्वेश्चन कट जाएगा। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कौन से सर्ग में किसके बारे में लिखा हुआ है। तो हमारा पंचम सर्ग में किसके बारे में? माता की विनती। तो इसमें माता की विनती के ऊपर आप 4-5 लाइन लिख दीजिए और ये हमारा पंचम सर्ग कंप्लीट हो जाएगा, माता की विनती। और इसी प्रकार अभी हमारा खंड क्या बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब जब हमारा खंड क्या कंप्लीट हो जाए, अब इस तरह आपका यदि पेपर में भी स्पेस बच जाता है, जैसे देखिए मेरा बचा है, तो आपको खंड क्या यहीं से नहीं शुरू करना है। आपको जो करना है खंड क्या करना है नेक्स्ट पेज से स्टार्ट। और एक बात और ध्यान रखना, जितना आप सीरियल वाइज करेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। क्योंकि यदि आप ऐसा कर रहे हैं कि मान लो पहले 5वां क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर 6ठा क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर 7वां कर रहे हैं, फिर पहला कर रहे हैं, तो टीचर उससे क्या है बेकार उसका माइंड खराब हो जाता है, क्योंकि आप उसको बार बार इधर उधर भटका रहे हैं। आपको करना क्या है, आपको ज्यादा से ज्यादा सीरियल वाइज करना है। ऐसा नहीं है कि आप पहले
पीछे पहुंच के लास्ट क्वेश्चन पे 15 पे, फिर 12 पे, फिर पहले पे, फिर 5वें पर। आपको इस तरह क्वेश्चन नहीं करने, आपको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी कि सीरियल वाइज जितना कर सके। और एक और चीज, अब जैसे आपका एक खंड क्या कंप्लीट हो चुका है, यदि आपका इसमें कोई क्वेश्चन रह चुका है तो आप इसे लास्ट में कर दीजिए। अब जब खंड क्या कंप्लीट होने के बाद खंड ख आपने स्टार्ट कर दिया तो आप उस बीच में खंड क का क्वेश्चन कोई मत न करना। खंड क्या जब कंप्लीट हो जाए तो खंड क्या को कंप्लीट ही कर दें, उसके बाद खंड ख को ही करें। ऐसे नहीं कि खंड क्या में खंड ख के कर दिए, खंड ख में कर रहे हैं खंड क्या के क्वेश्चन, इस तरह आप क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करें। तो चलिए अब हम कर दें खंड ख। तो यदि आपका इस तरह पेपर में भी स्पेस बच जाता तो आपको भी वो छोड़कर नेक्स्ट पेज से ही स्टार्ट करना खंड ख। तो देखिए सबसे पहले हम हेडिंग डाल देंगे कि खंड ख कर रहे हैं। अब खंड ख में कौन सा क्वेश्चन है हमारा, प्रश्नोत्तर संख्या 8। अब प्रश्नोत्तर संख्या 8 के क पॉइंट है, क में देखिए हमारे 2 क्वेश्चन है, ये और ये। इन दोनों में से हमें एक करना है। पहले उसका संदर्भ लिखना है और उसके बाद उसका हिंदी अनुवाद करना है। तो देखिए सबसे पहले हम मान लो जो भी करना चाहते हैं वो उसके बारे में बता दीजिए। तो जैसे हम ये करना चाहते हैं कि संस्कृत से साहित्य सरसम डैश डैश अनुशीलन सज्जायते, ठीक। उसके बाद हेडिंग डालेंगे संदर्भ, कि संदर्भ मतलब ये कौन से चैप्टर का है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित संस्कृत भाषा या महत्व नामक पाठ से अवतरित है। उसके बाद इसकी आपको हिंदी लिख देनी है, जो आपकी संस्कृत है आपको इसका हिंदी अनुवाद कर देना है कि संस्कृत से साहित्यम सरसम व्याकरण सुनिश्चितम, कि संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्य पद्य च लालित्यम भावबोध सामर्थ्य अद्वितीयम श्रुति माधुर्य वर्तते, कि उसके गद्य और पद में लालित्य, भावबोध की सामर्थ्य और अनुपम श्रुति माधुर्य है। इसी तरह आपको ये एक बार पढ़ना है और आप इसके ऊपर इसकी हिंदी बना दीजिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का ख पॉइंट, और ये है हमारा प्रश्नोत्तर संख्या 8 का ख, ठीक है। अब इसमें भी हमारे 2 पॉइंट हैं, आपको 2 में से जो करना आप उसके ऊपर हेड डालिए और उसके ऊपर कर दीजिए। जैसे हम करते हैं इसमें पहला वाला कि न में रोचते डैश 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 क्रोधो भविष्यति, आप इसको बता दीजिए इस तरह की हम जो भी करना चाहते हैं। फिर सेम इसमें भी हमें यही करना है कि संदर्भ की प्रस्तुत पद्यांश, जो हमारा ये बड़ा वाला होता है ये तो होता था गद्यांश का, और ये जो 2-4 लाइन वाले होते हैं ये होते हैं हमारे पद्यांश के। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित जातक कथा नामक पाठ के उलूक जातकम खंड से उद्धृत है या लिया गया है, ठीक। इसके ऊपर भी मैंने जो है नोट्स उसमें लिखा हुआ है कि पहचान हमारी कहाँ से कैसे करनी है, और इसका भी हमें हिंदी का अनुवाद कर देना है कि ये जो संस्कृत लिखी हुई है इसको हिंदी में अनुवाद क्या हुआ, ठीक। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए अब हमारा आ जाता है प्रश्नोत्तर संख्या 9। प्रश्नोत्तर संख्या 9 में हमसे मुहावरे लोकोक्ति में से किसी एक का अर्थ पूछा है। ये हमारे 4 पॉइंट है, इन 4 में से जिसके बारे में आपको उसका मुहावरे का अर्थ पता हो और उसका वाक्य प्रयोग बताओ उसके बारे में आप कर दीजिए। 4 में से सिर्फ आपको एक करना है। जैसे हम पहले कर रहे हैं कि अधजल गगरी छलकत जाए, तो पहले आप लिख दीजिए कि अधजल गगरी छलकत जाए। पहले आपको इसका अर्थ लिखना है कि इसका अर्थ क्या है। तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं शुद्ध हिंदी में कि अज्ञानी पुरुष ही अपने ज्ञान की सेकी बखारते हैं। उसके बाद इसी का हमें करना वाक्य प्रयोग कि इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा। तो इसका वाक्य प्रयोग कुछ भी बना सकते हैं हम, जरूरी नहीं ये लिखना है, आपके अकॉर्डिंग आपको जो अच्छा लगे। कि 8वीं फेल मुस्कान अपनी विद्वता की बड़ी बड़ी बातें करती है, आखिर करे भी क्यों नहीं अधजल गगरी छलकत जाए। एक बात ध्यान रखना कि वाक्य प्रयोग जब आप कर रहे हो तो उस वाक्य प्रयोग में जिसके ऊपर भी पूछा गया वो वर्ड जरूर आना चाहिए। जैसे हमारा वाक्य प्रयोग है तो इस वाक्य प्रयोग में हम किसके ऊपर लिख रहे हैं, अधजल गगरी छलकत जाए, तो इसके बारे में हमारे ये वाले शब्द जरूर आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 10। अब प्रश्नोत्तर संख्या 10 में हमारा क है, तो पहले लिख देंगे प्रश्नोत्तर संख्या 10 का क। अब इसके भी हमारे देखिए 3 पॉइंट है। पहला है फर्स्ट कविंद्र, तो फर्स्ट है कविंद्र। अब इसके हमारे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आपको जो भी ठीक है आप लिख दीजिए। जैसे इसका स ऑप्शन ठीक है कि स कवि प्लस इंद्र, ऐसे इसका सेकंड होगा। सेकंड में पूछा हमसे देवेश, तो सेकंड लिखेंगे देवेश। इसका आंसर कौन सा है, ए पॉइंट देव प्लस ईस। थर्ड आ जाएगा नाविक, नाविक का कौन सा ऑप्शन ठीक है, दे पॉइंट 9 प्लस 1। तो देखते हैं आगे प्रश्नोत्तर संख्या 10 का ख। ये हमारा प्रश्नोत्तर संख्या 10 का ख है। आत्मनो, आत्मनो का जो भी आंसर ठीक होगा। इसमें देखिए ऑप्शन गलत थे तो इसलिए हमारा इसका ऑप्शन जो ठीक है वो है सप्तमी विभक्ति द्विवचन। ऐसे ही सेकंड पॉइंट है नामने, नामने का जो है बे ऑप्शन ठीक है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। इसी तरह प्रश्नोत्तर संख्या हमारा 11 का क, तो हेडिंग डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 11 का क। अब इसके देखिए 2 पॉइंट हमें दोनों करने हैं, अभिराम अभिराम, तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट अभिराम और अभिराम। इनके हमें मतलब बताने होते हैं कि अभिराम का मतलब क्या है और अभिराम का मतलब क्या है। तो अभिराम को बोलते हैं लगातार और अभिराम को बोलते हैं सुंदर। इसी तरह ऑप्शन है सेकंड ये वाला कि जलद और जल्दी,
तो जलद और जल्दी का ऑप्शन कौन सा ठीक है, ए पॉइंट। जलद मतलब होता है बादल और जल्दी मतलब होता है समुद्र। उसके बाद है प्रश्नोत्तर संख्या 11 का ख। अब 11 के ख में जो है हमारे 3 क्वेश्चन है, इसमें 3 पॉइंट है। 3 में से एक के ऊपर हमें 2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। जैसे मान लिया हमने दल का लिख रहे हैं, तो दल का जो होता है समूह और भाग। किसी के ऊपर भी आपको 2 लिखने हैं कि दल का क्या है, समूह और भाग, मित्र का, दोस्त और सखा। इसी तरह आपको कोई सा भी जो भी आपको पता हो उसके हमें 2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा प्रश्नोत्तर संख्या 11 का ग। इसमें हमसे पहले पूछा है फर्स्ट, जो ईश्वर में विश्वास करता है। तो जो ईश्वर में विश्वास करता है, इसका सही ऑप्शन है आस्तिक। ये जरूरी नहीं आपको लिखना है, आप लिखना चाहें लिख भी सकते हैं और डायरेक्ट आप आंसर भी कर सकते हैं कि फर्स्ट का कौन सा ऑप्शन ठीक है, सही आस्तिक। उसके बाद सेकंड देखते हैं इसका। सेकंड में हमसे पूछा है कि जो गलत कार्य के लिए हट करे। तो जो गलत कार्य के लिए हट करे उसे बोलते हैं दुराग्रही। ठीक। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 11 के ख में जो है हमारे 4 पॉइंट आते हैं। 4 में से हमें 2 वाक्य को शुद्ध करना है। ये हमारे जो वाक्य हैं ये अशुद्ध वाक्य हैं, इन्हें हमें शुद्ध करना है। जैसे ये है, यह पद्यांश नौका विहार कविता से संग्रहित है। तो ये हमारा अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध क्या होगा कि यह पद्यांश नौका विहार कविता से संकलित है। संग्रहित नहीं होता, संकलित होता है। ज्यादा वर्ड में बस आपका जो होगा अशुद्ध वाक्य 1 या 2 वर्ड का चेंज करना होगा आपको, बिल्कुल ठीक होगा। बस 1 या 2 वर्ड चेंज करना होगा। जैसे यहाँ है सेकंड कि क्या मेरा तौलिया सूख गया, तो इसे बोलेंगे क्या मेरी तौलिया सूख गई। ठीक है, ये अशुद्ध है, तो शुद्ध वाक्य क्या होगा, क्या मेरी तौलिया सूख गई। इसी तरह देखते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 12। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें देखिए 3 पॉइंट है, क ख ग, रस छंद अलंकार। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं प्रश्नोत्तर संख्या 12 का क। अब इसमें देखिए हमसे 2 पूछा है कि वीर अथवा करुण रस का लक्षण और एक उदाहरण। तो वीर रस और करुण रस में से कोई से एक की परिभाषा लिखनी है और उसका उदाहरण लिखना है। तो जैसे हम करना चाहते हैं वीर रस, तो वीर रस की परिभाषा है विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त होने वाले उत्साह नामक स्थायी भाव से वीर रस उत्पन्न होता है। फिर इसका उदाहरण आ जाएगा, चढ़ चेतक पर तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट, करता था सफल जवानी को। इसी प्रकार प्रश्नोत्तर संख्या 12 के ख में पूछा है श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो हम कर रहे हैं श्लेष अलंकार कि जहां कोई शब्द एक बार प्रयोग हो और उसके अर्थ एक से अधिक हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। और इसी प्रकार इसका उदाहरण आ जाएगा, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गई नवरे, मोती मानुष चून। ठीक है, तो आगे देखते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 12 का ग पॉइंट। ये देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 12 का ग। इसमें हमसे पूछा दोहा अथवा कुंडलिया छंद का लक्षण और उदाहरण। तो सबसे पहले दोहा छंद, इसके 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे में चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। और इसका उदाहरण भी यही लिख सकते हैं हम, रहीमन पानी राखी, बिन पानी सब सून, पानी गई नवरे, मोती मानुष चून। अब देखते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 13। अब 13 में देखिए 2 हैं हमसे, या तो कृषि यंत्र की दुकान खोलने के लिए लोन लेने के ऊपर लिखना है आवेदन पत्र, अथवा नैतिक लिपिक के पद पर अपनी नियुक्ति के लिए विद्यालय के प्रबंधक को लिखना है। तो आपको जो भी ठीक लगे आप उसमें से कोई से भी कर सकते हैं। मेन चीज है आपके लिए इसका फॉर्मेट अच्छे से आपको पता होना चाहिए। तो देखिए फॉर्मेट में आपको किस तरह लिखना है, जैसे हम शाखा प्रबंधक को लिखना चाहते हैं तो सेवा में शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सिकंदराबाद, बुलंदशहर। वो किसी बैंक का डाल सकते हैं, पंजाब नेशनल बैंक, कुछ भी लिख दो। उसके बाद लिखेंगे हम विषय, जिस विषय के ऊपर भी हम लिख रहे हैं आवेदन पत्र वो विषय लिख दीजिए। तो हमें क्या है, कृषि यंत्र की दुकान खोलने के लिए ऋण चाहिए, तो कृषि यंत्र की दुकान खोलने के लिए ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र। उसके बाद लिखेंगे हम महोदय। महोदय में इसमें लिख दीजिए आपके ऊपर 4-5 लाइन, आपको जो भी इसके ऊपर ठीक लगा आप उसमें लिख दीजिए। मैंने आपका फॉर्मेट अच्छे से आपको पता होना चाहिए, आपकी राइटिंग साफ होनी चाहिए और आपको तुरंत आराम से 6 नंबर का 5 नंबर 6 नंबर आराम से मिल जाएंगे इस पर। तो सभी ने निवेदन है कि मैं अपना स्वरोजगार स्थापित करना चाहता हूँ, जिस संबंध में मैं कृषि यंत्र की दुकान खोलना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे ऋण की आवश्यकता होगी। मुझे ज्ञात हुआ है कि विभिन्न सरकारी रोजगार योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी बेरोजगार युवाओं को रोजगार स्थापित करने के लिए 1 लाख रुपए तक की ऋण सुविधा प्रदान कर रहा है। ऋण के ऊपर लिखना है, आप ऋण के ऊपर 4-5 लाइन आपको जो ठीक लगे आप लिख दीजिए। अतः इस संदर्भ में आवश्यक प्रपत्र आदि भरवाकर मुझे भी राशि का ऋण प्रदान करने की कृपा कर पे। दिनांक जिस डेट में आपका पेपर हो, प्रार्थी नाम अवश्य, पता नाम अपना मत लिखिए, पता आप लिखना चाहे लिख सकते हैं लेकिन नाम मत लिखना अपना। ठीक है, तो आपका ये इसका आवेदन पत्र का फॉर्मेट है। इसी के ऊपर आप चाहे नैतिक लिपिक के लिए हो, ये लोन वाला हमारा आया कृषि यंत्र की दुकान खोलने के लिए, ये लोन के ऊपर हमारा आ सकता है कि हमें आगे पढ़ाई करना है तो उसके ऊपर लोन लेना है, तो उसी के ऊपर भी आप सेम इस तरह लिखना चाहें लिख सकते हैं कि मैंने अभी 12th पास करी है, मुझे इसलिए लोन चाहिए, मुझे आगे एडमिशन लेना है तो आप मुझे लोन देने की कृपा करें। उसके ऊपर आप 3-4 लाइन आराम से लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो देखिए लास्ट अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। तो देखिए ये हमारा प्रश्नोत्तर संख्या 14 है
किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध। ये हमारे 5 टॉपिक है। इन 5 टॉपिक में से जिसके ऊपर भी आप अच्छे से लिखना चाहें लिख सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। मान लीजिए हम करना चाहते हैं विज्ञान, वरदान या अभिशाप, तो सबसे पहले आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 14, गे पॉइंट है विज्ञान, वरदान या अभिशाप। तो देखिए निबंध में आपको सबसे पहले करना क्या, सबसे पहले आपका काम है आपको रूपरेखा तैयार करनी है। सबसे पहले आपको करनी क्या है, अपनी रूपरेखा तैयार करनी है। अच्छा, इसका रूपरेखा का मतलब क्या है? रूपरेखा का मतलब यह है आप विज्ञान, वरदान या अभिशाप के बारे में जो भी आप आगे लिखने वाले हैं उसके ऊपर हमें पहले ही बता देना कि हम ये करने वाले हैं। तो हम जैसे रूपरेखा तैयार करते हैं कि हम सबसे पहले नंबर 1 लिखेंगे प्रस्तावना, कि हम विज्ञान, वरदान या अभिशाप की प्रस्तावना क्या है। फिर हम सेकंड लिखेंगे कि विज्ञान वरदान के रूप में, विज्ञान अभिशाप के रूप में, कि वो वरदान है या अभिशाप है। फिर नंबर 4 हम कंपैरिजन करेंगे कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप है। और लास्ट में आ जाएगा नंबर 5 उपसंहार। उपसंहार उसके बारे में कंक्लूजन बोल सकते हैं हम। तो सबसे पहले हमारा सबसे मेन चाहिए हमें रूपरेखा तैयार करनी है। 2 नंबर की तो हमारी ये रूपरेखा, ये मान लीजिए आपने 9 नंबर का निबंध है, आपने 4-5 पेज खूब अच्छे से करे, लेकिन आपने रूपरेखा तैयार नहीं करी, तो आपके 2 नंबर तो यहीं खत्म हो जाएंगे। क्योंकि सबसे पहले हमें बता देनी है कि हम रूपरेखा, हम इसके बारे में क्या तैयार कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी रूपरेखा तैयार कर लेनी है। उसके बाद आप जो 5 पॉइंट है, इन 5 पॉइंट के बारे में लिख दीजिए। जैसे नंबर 1 प्रस्तावना, तो इसकी प्रस्तावना 4-5 लाइन, 6 लाइन, जो भी आपको इसके विज्ञान, वरदान इसके ऊपर जो पता हो उसके बारे में लिख दीजिए। ऐसे फिर नंबर 2 हेडिंग डालेंगे विज्ञान वरदान के रूप में, विज्ञान अभिशाप के रूप में, और लास्ट में हमारा हो जाएगा उपसंहार। तो इसके ऊपर आप सबसे मेन का आप ध्यान रखना कि इसमें निबंध में ये मत ना कर देना जैसा आपने शुरू करा और आप लिखते ही जा रहे हैं, कहीं बीच में स्पेस नहीं, कहीं नया पैराग्राफ नहीं, ना ही आपने कहीं हेडिंग वगैरह लिखी है, बस आप लिखे ही जा रहे हैं 6-7 पेज, 8 पेज बेमतलब की कर रहे हैं। 4 पेज का करिए, लेकिन 4 पेज का साफ हो, हेडिंग वाइज हो, पैराग्राफ वाइज हो, जो टीचर को अलग अलग पैराग्राफ में दिए। और थोड़ा जैसे हमने रूपरेखा तैयार करिए, बहुत से करते क्या है, पूछा हमसे कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप है, शुरू करा विज्ञान वरदान अभिशाप के रूप में लिखे ही जा रहे हैं, 4-5 पेज का लिख दिया, लेकिन करा क्या है वो कुछ पता ही ना है। तो सबसे पहले हमें रूपरेखा तैयार करनी है और इन 5 हेडिंग के बारे में लिख देना है, और आराम से आप 3-4 पेज कर सकते हैं। तो ये हमारा 9 नंबर का निबंध है। आप रूपरेखा तैयार कर लेंगे, 2-3-4 पेज जो भी करना चाहें कर दें, आराम से आपको 7-8 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। तो ये हमारा इस तरह हमें पूरा पेपर इस तरह हमारा देखो सॉल्व करना है। ये हमारे सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। आपको सेम जिस तरह मैंने बताया है, आपको सेम इसी प्रकार अपना बोर्ड का पेपर सॉल्व करना है। और सिर्फ ये हिंदी का ही नहीं, आप किसी भी सब्जेक्ट की हो, चाहे हिंदी हो, अकाउंट हो, बिजनेस हो, इंग्लिश हो, या आपके पास जियोग्राफी, हिस्ट्री, कुछ भी हो, आपको इसी तरह हेडिंग वगैरह डालनी है जिस तरह मैंने डाली है। खंड क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या 1, चाहे आप किसी भी पेपर का हो, प्रश्नोत्तर संख्या 1, 2, 3 हर पेपर में होगा। तो आपको हर पेपर में इसी तरह करना है। आपके क्वेश्चन आंसर आते हैं, MCQ आते हैं, सेम जिस तरह मैंने आपको ये पेपर सॉल्व करके बताया, आपको इसी तरह हर पेपर सॉल्व करना है पेपर में। तो सबसे मेन आपके लिए मैं दोबारा बता देता हूँ, पहले ही बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। सबसे मेन काम आपके लिए राइटिंग साफ रखना। स्टार्टिंग के 3-4 पेज का जितने अच्छे से काम कर सकें, 3-4 पेज में टीचर के सामने आप इतनी अच्छी इंप्रेशन बना लीजिए जो आगे तक का काम आपके लिए सही रहे। तो सबसे मेन काम आपके लिए राइटिंग ठीक रखना है। तो ये तो हमारा हो गया, अपना पेपर का फॉर्मेट हो गया। हमने सबसे पहले देखिए आपको बोर्ड की कॉपी फिल कैसे करनी है ये बता दिया है। आपका हिंदी का पेपर का फॉर्मेट किस तरह है, आपको कौन से क्वेश्चन पहले करना है, कौन से क्वेश्चन किस तरह करना है। तो चलिए अब मैं आपको आगे बता देता हूँ कि आपको हिंदी के मोस्ट टॉपिक कौन कौन से तैयार करने हैं, जिसमें मैं आपको सभी पॉइंट की मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ। चाहे आपके गद्य पद्य के क्वेश्चन आंसर हो, या आपके गद्यांश पद्यांश के हों, या आपकी लेखक के जीवन परिचय, कवि के जीवन परिचय, संस्कृत हो, या हिंदी व्याकरण हो, या आपकी कहानी वगैरह कुछ भी हो। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट हिंदी में कौन से टॉपिक आपको तैयार करने हैं जो आप बहुत आसानी से उन्हें सॉल्व कर सकें। और उसके साथ साथ मैं आपको उनके नोट्स भी प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारे इंपोर्टेंट टॉपिक कौन से। तो जैसा कि अभी आपने देखा, जिस प्रकार मैंने आपको ये बोर्ड की कॉपी में जिस प्रकार हेडिंग वगैरह जैसा कि मैंने लिखवाया था, सबसे पहले खंड क्या है, खंड क्या में प्रश्नोत्तर संख्या 1, प्रश्नोत्तर संख्या 2, जिस प्रकार मैंने ब्लैक स्केच से हेडिंग वगैरह करी है, आपको हेडिंग ऐसी डालनी जिस प्रकार मैंने लिखे ब्लैक स्केच से। ब्लैक स्केच आपको अलाउड होता है, आपको ब्लू पेन, ब्लैक पेन एंड ब्लैक स्केच आप अलाउड है, आप हेडिंग वगैरह ब्लैक स्केच से डाल सकते हैं। तो जिस प्रकार मैंने आपको कॉपी में लिखना बताया है, आपको इसी प्रकार, मैंने तो आपको हिंदी का बताया, अब आप किसी भी सब्जेक्ट की हो, चाहे आपके पास हिंदी हो, अकाउंट हो, बिजनेस हो, इकोनॉमिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, या आपके पास आर्ट का कोई सब्जेक्ट हो, जियोग्राफी, हिस्ट्री वगैरह, तो आपको इसी प्रकार अपना काम करना है। जिस प्रकार मैंने आपको हेडिंग वगैरह बताई थी, जैसे मैं आपको दोबारा बता देता हूं, जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले खंड के आपको इसी तरह ब्लैक स्केच से हेडिंग डालनी है, प्रश्नोत्तर संख्या 1 इस तरह आपको आंसर कर देना है। जिस प्रकार मैंने आपको बताया, आपको अपनी बोर्ड की कॉपी में इसी प्रकार काम करना है।
जब आपका टीचर आपकी कॉपी चेक करने बैठेगा तो आपकी इस प्रकार हेडिंग वगैरह देखते आपको बहुत अच्छे नंबर देगा, तुरंत आपकी कॉपी देखते टीचर इंप्रेस हो जाएगा। बस सबसे मेन काम आपको ध्यान रखना है कि आपकी राइटिंग साफ हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है, जितनी अच्छी आपकी राइटिंग होगी उतने ही अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। सबसे मेन काम आपका राइटिंग का है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आपके हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक आपको कौन कौन से याद करने हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको उसका बता दिया है कि आपका बोर्ड का पेपर हिंदी का किस तरह आता है। मैंने सबसे पहले आपको बताया था बोर्ड का पेपर हिंदी का सॉल्व करके पूरा बता दिया है, इस तरह आपको सॉल्व करना है। हिंदी पेपर का मैंने आपको पैटर्न भी बता दिया है कि आपके कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आना, आपको कौन सा क्वेश्चन पहले करना है। तो अब मैं आपको ये बताता हूं कि आपके कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले आपके पेपर में आने हैं गद्य पद्य के क्वेश्चन आंसर। तो देखिए मैंने ये हिंदी के नोट्स तैयार करे हैं, ये मेरे पास। तो देखिए ये हमारे हिंदी के नोट्स हैं, ये मैंने आपके लिए तैयार करे हैं। तो देखिए जो आपके हिंदी के क्वेश्चन आंसर आने हैं, शुरू में गद्य के क्वेश्चन आंसर आते हैं, 5 नंबर के गद्य के क्वेश्चन आंसर आने हैं और 5 नंबर के पद्य के। तो इसमें देखिए गद्य के क्वेश्चन आंसर भी लिखे हुए हैं और पद्य के भी। मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके हैं वो मैंने छाड़ के आपके लिए लिखे हुए हैं। उसके बाद जो आना है आपका गद्यांश आना है। आपका सबसे मेन काम होता है उसमें गद्यांश के जो आता है संदर्भ जो पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना होता। तो उसके लिए ये मैंने पहचान लिखी हुई है कि राष्ट्र का स्वरूप, लेखक, अशोक के फूल की पहचान वगैरह, इसी तरह पद्यांश के लिखे हुए हैं। उसके बाद आपके लेखक के जीवन परिचय, आपको इसमें सिर्फ 2 करने हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद। इसी तरह कवियों के जीवन परिचय। उसके बाद आपके व्याकरण, मुहावरे, संधि विच्छेद, सब इस तरह मैंने इसमें रस, छंद, अलंकार सब लिखा हुआ है। इसमें सभी इंपोर्टेंट टॉपिक का सब लिखा हुआ है। ये हिंदी के 30 पेज हैं। यदि आपको ये हिंदी के नोट्स चाहिए तो आपकी स्क्रीन पर ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर मैसेज करके हिंदी के नोट्स ले सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको सबसे पहले आपकी बोर्ड की कॉपी आपको किस प्रकार फिल करने ये बता दिया है। आपको अपनी बोर्ड की कॉपी में किस प्रकार काम लिखना है जिससे कि टीचर आपसे तुरंत इंप्रेस हो जाए और आपको अच्छे से अच्छे नंबर दे, ये भी मैंने आपको बता दिया है। और इसी के साथ मैंने आपको हिंदी के जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो सभी इस नोट्सों में है, आपको वो भी मैंने बता दी है। अब लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताता हूं जिनको आपको अच्छे से ध्यान रखना। सबसे पहले आप जब अपना पेपर देने जाएं तो आप एकदम बिल्कुल फ्री माइंड से रहें, बिल्कुल भी पेपर को देख के डिप्रेस ना हो। यदि आपको कोई क्वेश्चन आता है या ना आता है, आप बिल्कुल पेपर को ये सोचे ना कि तो बहुत हार्ड पेपर आया है, बिल्कुल डिप्रेस ना हो। पेपर देखें, तसल्ली से फ्री माइंड रहें, आराम से उसे पेपर को पढ़ें और तसल्ली से उसे सॉल्व करें। नहीं भी आता है लेकिन आपको ये नहीं सोचना कि मुझे नहीं आता है, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, अच्छे से आपको उसका करना है। सबसे मेन आपको ध्यान रखना, आपको अपनी राइटिंग पर फोकस करना है। सबसे मेन काम है आपका अपने लिए राइटिंग। और इसके साथ साथ आप एक बात ये ध्यान रखना, जब आप अपने बोर्ड की कॉपी में काम कर रहे हो तो आपका जो 3-4 पेज का काम है, जो आप अपनी कॉपी में स्टार्टिंग के 3-4 पेज का काम करें, उसे तो आप जितने अच्छे से कर सको। मतलब यदि आप उसमें 10 नंबर के MCQ कर रहे हैं या वेरी शॉर्ट कर रहे हैं तो उसमें आपकी बिल्कुल भी कटिंग ना हो और आपके बिल्कुल वो ठीक होने चाहिए। यदि 10 नंबर के MCQ आने तो 10 में से आपके 9 या 10 बिल्कुल ठीक होने चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में जो 3-4 पेज का काम है उसी से टीचर को ये पता चल जाता है कि बच्चा कैसा है। यदि आपने टीचर का हाथ स्टार्टिंग में राइट पर चलवाया तो आगे तक भी टीचर का हाथ राइट पर ही जाना, और यदि आपने स्टार्टिंग में उसका हाथ रॉन्ग पर चलवा दिया तो यदि आपने आगे अच्छा भी काम करा है तो आपको वो बेकार ही होना है। तो इसलिए ध्यान रखें कि आपका जो स्टार्टिंग है 3-4 पेज का काम है उसे तो अच्छे से करें। और नंबर 3 आप ये ध्यान रखें, यदि आपसे कोई मिस्टेक भी हो जाए, यदि आपसे कोई वर्ड गलत हो जाए तो आप उसे हल्का सा काटें। ये नहीं हो आप उसमें शैडो करे जा रहे हो, उसमें कलर भरे जा रहे हैं, आपको हल्का सा बस उसमें कट लगाना है। तो दोस्तों मैंने आपको ये सभी जो बातें बताई हैं आपको इनको अच्छे से ध्यान रखना। बस आपको करना क्या है, जो मैंने आपको बातें बताई हैं उनको अच्छे से पालन करना है। जिस तरह मैंने आपको बोर्ड की कॉपी में अंदर लिखना बताया आपको अपनी कॉपी में उसी प्रकार करना, तो आप भी आसानी से मेरी तरह हिंदी में गारंटेड 90+ नंबर आसानी से ला सकते हैं। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।